अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करेंगे कोरोना के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज से। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज तलब। वजीर आजम इमरान खान ने बताया है कि फौज पुलिस की मदद करेगी। लॉकडाउन नहीं कर रहे लोगों ने अगर एहतियात ना की तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। जी हां, उनका मजीद कहना था कि मुस्बत केसेस में इजाफा होता रहा तो अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा। घर से बाहर जाते हुए मास्क इस्तेमाल करें। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूं कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। इस वक्त हमारे अस्पताल सिर्फ इसलिए वो हालात नहीं हुए जो हिंदुस्तान में हैं क्योंकि हमने 1 साल पहले अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी थी। अगर ये पिछले साल वाला हालात होते, यानी हमारे हॉस्पिटल में उतनी कैपेसिटी होती जो 1 साल पहले थी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज आप जो हिंदुस्तान में हालात हैं वो आज पाकिस्तान में देख रहे होते। लेकिन जिस तरह की जो हम देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर जा रही है, जिस तरह का ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना के केसेस, तो मैं आज सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो एसओपीज़ हैं, ये जो हम बार बार कहते हैं और अब लोग इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देते, ये जो मास्क है सबसे पहले तो इसको अगर आप पहनेंगे आधा आपका मसला यहाँ हल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर एसओपीज़ के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमज़ोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। तो इसलिए मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो नाजरीन, 5% से ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला। हुकूमत का मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया मुल्क भर में तमाम मार्केटें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में ईद तक इंडोर के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ्तरी औकात 2 बजे तक होंगे। लोग आखिरी दिनों का इंतजार ना करें, ईद की तैयारियां करें। से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। तो एनसीओसी को हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिल के पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए और किस तरीके से ये काम करना है और जो लोगों को उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उससे बचाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अज़ला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी जिसके अंदर वो कौन से कारोबार खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहाँ से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमज़ान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग, ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हज़रात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें
لیکن دن کے وقت کریں، شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ گزشتہ سال جب گرمیوں میں کورونا کی پہلی لہر آئی تو ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ہم پچھلی کورونا کی لہر میں مثبت کیسز کی شرح سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ آکسیجن کے استعمال پر دباؤ بہت زیادہ ہے، ہم 90% آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنی، اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ لگاتار 10% سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے۔ ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پازیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، ہمارے دیگر پروفیشنلز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خواستہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے۔ اور جیسے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے، اور ہم تقریباً اپنی جو مین کیپیسٹی ہے اس کا 90% کے قریب استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں، اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں، اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے، کیونکہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کو اپنائیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ جی ہاں، وائرس 24 گھنٹوں میں 144 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 16,842 ہو گئی ہے، مزید 5,870 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 7,84,108 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، 6,83,000 صحت یاب بھی ہوئے، جبکہ 85,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے ملک بھر میں مزید 98 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 7,718، سندھ میں 4,562، خیبر پختونخوا میں 2,990، بلوچستان میں 226، گلگت بلتستان میں 104، آزاد کشمیر میں 449 اور اسلام آباد میں 649 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 5,857 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 2,79,437، سندھ میں 2,75,000، خیبر پختونخوا میں 1,09,704، بلوچستان میں 21,242، گلگت بلتستان میں 5,215، آزاد کشمیر میں 16,026 اور اسلام آباد میں 71,533 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ادھر بھارت میں کورونا وائرس نے تباہی مچا دی ہے۔ مسلسل دوسرے روز 3 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، مزید 2,255 لوگوں کی موت ہو گئی، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,87,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر دلی کے 6 ہسپتالوں میں آکسیجن بالکل ختم ہو چکی ہے، کئی مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کورونا کا گڑھ بن گیا ہے، ایک ہی روز ریکارڈ 3,32,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ دلی کے ڈاکٹرز کا بتانا ہے کہ شہر کے 6 ہسپتالوں میں آکسیجن بالکل ختم ہو چکی ہے اور دوسرے کئی ہسپتالوں میں چند گھنٹوں کی آکسیجن ہی باقی رہ گئی ہے۔ آکسیجن کے انتظار میں کئی مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مہاراشٹرا کے ہسپتال کے کورونا وارڈ میں آگ لگنے سے 13 مریض ہلاک ہو گئے۔ متعدد ریاستوں میں صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ کورونا کے مریضوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے۔ مودی سرکار کا صحت کا نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ مریض آکسیجن کی عدم فراہمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ دلی کے ہسپتالوں میں آکسیجن کے ٹینکرز لائے جا رہے ہیں، لیکن کئی علاقوں میں C-1 17 طیاروں کے ذریعے آکسیجن کے کنٹینرز کی ترسیل کی گئی ہے۔ بھارت کی جارحیت کا جذبہ خیر سگالی سے جواب، فیصل ایدی کی بھارت کو 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش۔ جی ہاں، ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث بھارت میں میڈیکل کا شعبہ بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ تشویشناک صورتحال دیکھ کر فیصل ایدی نے بھارت میں کورونا مریضوں کے لیے 50 ایمبولینسز فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ
ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जो इस्लामाबाद में भारतीय सिफारत खाने के हवाले कर दिया गया है। खत में भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख का इजहार किया गया है। फैसल ईदी ने कहा कि कोरोना वायरस के इन मुश्किल हालात में भारतीय अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर, ऑफिस और सपोर्टिंग स्टाफ मावनत करेंगे। भारतीय हुकूमत की तजावीज़ के मुताबिक ईदी टीम किसी भी हसास इलाके में काम कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा रिलीफ, शहबाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को काफिले की सूरत में ले जाया गया। मरियम नवाज से मॉडल टाउन में अहम मुलाकात। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मरियम औरंगजेब भी शरीक थी। एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी की। अदालत ने 50-50 लाख रुपए की जमानती मचल के मंजूर होने के बाद रोपकार जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है और उस पर एतराज नहीं आया तो मुतलका सूबाई हुकूमत उसे नीलाम कर सकेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत से नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की दरख्वास्त पर फैसले की इस्तदा की, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि जिन जायदादों पर एतराज नहीं आया उनको फरोख्त करने का ऑर्डर दे देंगे। नैब ने दरख्वास्त दी है कि जायदाद जब्तगी के अहकामात को भी 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है और नवाज शरीफ ने अभी तक जानबूझकर अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। लिहाजा कानून के मुताबिक मजाज इदारों को जब्त किया जाए और जायदाद की नीलामी के अहकामात जारी किए जाएं। मुआवने खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। बच्चों के साथ अफ्तारी की, सियासतदानों की खूबियां भी बयान की। किसी को कहा फयाजुल हसन चौहान तो किसी को शहबाज गिल से मिला दिया। फिरदौस आशिक आवान ने खाना खाने में मसरूफ बच्चे को शरीफ करार दे दिया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने आज पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया। ज्यादा सोच भी पड़ता खाऊ पुत भी है एक बैठा मैं उस्मान बुज़ार साहब कौन से बनेंगे? उस्मान बुज़ार साहब, उस्मान बुज़ार जरा बैठा खाई जा रहा है। मरी में कोई अस्पताल नहीं, शुक्र है किसी ने मरी में जनरल अस्पताल बनाने का सोचा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम की सेहत और तालीम का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। एक फैमिली का मरी में बहुत बड़ा घर बना हुआ था। इस फैमिली ने 83 करोड़ रुपए घर की खूबसूरती पर खर्च किए। हुकूमत आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती है। मुल्क का मुस्तकबिल सियाहत में है। हम सियाहत से पैसा कमाकर कर्जा उतार सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मरी में कोहसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस जो एक मलकियत ही हो गई थी एक फैमिली की, और उसमें आके वो रह लेते थे और सारा खर्चा उधर ही होता था। 62 करोड़ नहीं सदाकत, 83 करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी खूबसूरती के लिए। तो क्योंकि वो फैमिली का घर बना हुआ था तो उन्होंने बाकी तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं की कि क्या होता है। ये पहली दफ़ा अब आवाम के लिए काम हो रहे हैं, जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। पहली चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें इतनी देर से किसी ने ये सोचा कि सारे इलाके में यहाँ और इतनी आबादी बढ़ चुकी है, कोई अस्पताल नहीं है। एक छोटा सा नथिया गली में मैंने देखा हुआ है एक बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप, जिसमें एक है छोटा सा, लेकिन वो एक डॉक्टर वहाँ, और इतनी टूरिस्ट भी आते हैं और अब इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, तो उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा किया कि 370 कनाल के ऊपर, और वो भी इस इलाके में 370 कनाल होना बहुत जगह थी। तो शुक्र है कि किसी ने सोचा कि उसके ऊपर एक जनरल हॉस्पिटल बने जो आवाम की खिदमत करे। तो ये मैं, अगर सदाकत आपकी ये सोच थी तो मैं आपको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अगर पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है
کہ عوام کی دیکھیں عوام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے. ایک حکومت ان کی صحت کا دھیان رکھے, پھر ان کے لیے تعلیم دے, کیونکہ تعلیم سے ہی ایک انسان اوپر آتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, اس کی تعلیم نہیں ہوتی, اس کو کتنے ساری دہاڑی میں پیسے ملتے ہیں, اور اسی کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں, اس کو کوئی ہنر سکھا دیں تو وہ زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. مری کے لیے ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مری کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. مری کے داخلی اور خارجی راستوں کو بہتر کرنے کی تجویز پر کام ہو رہا ہے. ٹریفک کی آمد و رفت کو بہتر کرنے کے لیے رابطہ سڑک بھی بنائی جائے گی. پاکستان کا مرکزی سیاحتی مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہے. مری ہی نہیں بلکہ کہوٹا اور کوٹلی ستیاں کے قدرتی مناظر سیاحوں کو اپنی طرف ہی کھینچتے ہیں. مری سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے اور سیاحوں کی بہت بڑی تعداد مری کا رخ کرتی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک و دیگر مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. ان مسائل کے ازالے کے لیے اب کوٹلی ستیاں کو مری کی طرز پر سیاحتی طور پر مرکز کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جس سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور علاقہ میں ترقی اور خوشحالی آئے گی اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ صرف مری بلکہ اس کے گرد و نواح میں سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے, بلکہ اس علاقے کے باسیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم بھی ہے. مری کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ نئے ترقیاتی منصوبے بھی لائے جا رہے ہیں. ٹورزم کے فروغ کے لیے مری کے ترقیاتی منصوبوں پر مجموعی طور پر 7 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. ان پروجیکٹس کی تکمیل سے نہ صرف سیاحوں کو بلکہ مری کے رہائشی عوام کو بھی سہولت میسر ہوگی. سیاحت ہمارا بنیادی فوکس ہے اور سیاحت اور اسے متعلقہ علوم کے ڈسپلن کے لیے مری میں کوہسار یونیورسٹی اور اس سے منسلک اسٹڈی سینٹر کے قیام کے منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے, جہاں ٹورزم اور کیریئر ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کی کلاسز دی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کہوٹا, کوٹلی ستیاں اور کلر سیداں کے بوائز اور گرلز کالجز کی بھی اپ گریڈیشن کی سنگ بنیاد رکھی گئی. ناظرین, ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتے ہیں بزدار حکومت اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان بنانے اور نوجوانوں کو تعلیم کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کے مشن پر گامزن ہے. بزدار حکومت پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں مختلف اضلاع میں یونیورسٹیز کی تعمیر پر کام جاری یا تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر یکساں ترقی کا جو عمل ہے اس کو دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک پہنچانا اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اس نعرے کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک عملی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کا احساس محرومی جو ہے وہ ختم کریں گے, جنوبی پنجاب میں بسنے والوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کے ساتھ ہونے والا جو سوتیلی ماں جیسا سلوک تھا اس کو ترقی, خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا کے ہم اس کا ازالہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی پنجاب کا حق ہے پنجاب کے وسائل پہ انہیں اس میں ہر سطح پہ حصے دار بناتے ہوئے ان کے تمام جائز بنیادی حقوق جو ہیں ان کی دہلیز پہ دستیاب کریں گے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آ رہی. اپوزیشن ارکان کا بولنے کی اجازت نہ ملنے پر شور شرابہ, اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا, نون لیگ اور جے یو آئی ارکان کی نعرے بازی.
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि रूल्स के मुताबिक ऐवान चलाने दें, पहले वक्फा सवालात पूरा होने दें, वो बाद में मौका देंगे। अपोजिशन अरकान ने बात करने की इजाज़त न मिलने पर स्पीकर डाइस के घेराव कर लिया और अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की। बाज़ अरकान ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने जवाब देने के बजाय सवाल जवाब की कार्रवाई को ज़्यादा ज़रूरी समझा। हमने एहतजाज किया कि बोलने का मौका दिया जाए तो इजलास मुलतवी करके राह फरार इख्तियार की गई। कौमी असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि ऐवान ऐसी जामे करारदाद मंजूर करे जो 22 करोड़ आवाम के जज्बात की निशानदही करे। हुकूमत से मुतालबा किया था कि रियासत की पॉलिसी ऐवान में पेश करें। हमारा सिर उठा रही है, जिसकी वजह यह है कि इस हुकूमत की तरजीह दहशतगर्दी नहीं है, इस हुकूमत की तरजीह अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे, इंतकामी कार्रवाइयां हैं। तो आखिर में मैं फिर कहूंगा कि हमारे दिल और जज्बात मजरूह हुए हैं कि एक ऐसी करारदाद जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से ताल्लुक रखती है। मैंने उस दिन भी असेंबली में कहा था कि इससे ज्यादा अहम काम क्या है कि जिसको वजीर आजम कर रहे हैं और ऐवान के अंदर नहीं है। उनको चाहिए था कि वो खुद होते और हुकूमत के वजीर उस करारदाद को पेश करते, लेकिन उस रोज हुकूमत ने ना वजीर आजम आए, ना किसी वजीर में जुर्रत हुई कि उस करारदाद को पेश करे। और आज फिर हुकूमत ने अपनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है कि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद से ज्यादा उन्होंने रूटीन के क्वेश्चन आवर को मौका दिया कि उसे चलाया जाए, उसे बुलडोज किया जाए। और मैं समझता हूं कि जब हम नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाहते थे तो क्वेश्चन आवर को जबरदस्ती चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुकूमत ने हमारे जज्बात से भी खेला है और कौम के जज्बात से भी खेला है, और इस अमल पे हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत माफी मांगे। अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बताया जाए किस कानून के तहत टीएलपी को कलअदम करार दिया गया। आज हम कौमी असम्बली इजलास में करारदाद पर बात करना चाहते थे। पहले टीएलपी से जो मुआहिदा किया गया वो क्या था, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। आज हम बात करना चाहते थे और कुछ सवालात थे हमारे जो हम हुकूमत वक्त से पूछना चाहते थे। आज हम इनसे ये पता करना चाहते थे कि आपने टीएलपी के साथ क्या मुआहिदा किया, जो आपका पहला मुआहिदा था वो क्या था, और अगर आपने कोई मुआहिदा किया था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। आपने उनको बैन कैसे कर दिया, किस कानून के तहत आपने उन पर बैन लगाया, उनको कालअदम करार दे दिया, और फिर दूसरे दिन बैठकर आपने उजलत में उनको कालअदम करार दिया, मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, लाशें गिरा दी, पाकिस्तान की पुलिस के जवान मारे गए जो हमारे बच्चे थे, टीएलपी के कारकुन मारे गए जो हमारे बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। क्यों? ये कौन सा तरीका था? और फिर दूसरे दिन आप उनके साथ बैठ गए कि जनाब हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। असेंबली में आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वजीर आजम ने शाम को कौम से खिताब किया और उन्होंने क्या खिताब किया, कौन सी पॉलिसी थी। और फिर दूसरे दिन जिस वक्त आप मंगल वाले दिन आना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो टाइम दे हम मेंबरान को कि हम पहुंच सके। हमारे किसी मेंबरान ने सिंध से आना था, इंटीरियर सिंध से आना, कराची से आना, रहीम यार खान से आना, तो कैसे पहुंचते लोग। तो ये सारा मामला जो है उजरत में, एक अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को खराब कर रही है। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम जो है वो ईवान में आते,
और वो आके कहते कि नामूसे रसालत के लिए मैंने ये इकदामात किए। उधर फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि करारदाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है, गिरफ्तार लोग रिहा कर दिए गए, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, 6 साल बाद MQM मरकज 9-0 ऑपरेशन के 54 से जायद मुकदमात का फैसला सुना दिया गया है। उबैद केटू, नादिर शाह, आमिर सफटा समेत दीगर के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित ही न हो सका। अदालत ने हाई प्रोफाइल टारगेट किलर्स को धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम से बरी कर दिया है। 11 मार्च 2015 को MQM के मरकज 9-0 पर सिंध रेंजर्स ने छापा मारा था। असलहा और धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में 26 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने 6 साल बाद 9-0 ऑपरेशन के 54 से ज्यादा मुकदमात का फैसला सुना दिया। फैसल मोटा, उबैद केटू, नादिर शाह, आमिर सफटा समेत दीगर के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित नहीं हो सका। अदालत ने हाई प्रोफाइल टारगेट किलर्स को धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम से बरी कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात जल्द करवाने के लिए यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज और सूबाई वज़रा अजमल चीमा, ख्याल अहमद कास्तरों ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद पैदा करता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत के हर मंसूबे का मकसद मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे और हुकूमत को कोई खतरा नहीं है।